नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NRB बीरिंग स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इन तीन चीजों को आप हमेशा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक कर लेते हो तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में बड़ा धोखा नहीं खाओगे, एक लॉस कभी भी नहीं खाओगे। ये तीन चीजों को आपको हर एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस समझ लो आपने कर डाली। देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो है भाई, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको जरूर चेक करने चाहिए, जिससे आपको एक अंदाजा मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है या फिर भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है होल्डिंग पैटर्न का। देखो, होल्डिंग पैटर्न मोस्टली बंदे क्या करते हैं, सिर्फ आंकड़े समझते हैं, लेकिन होल्डिंग पैटर्न में आपको दो चीजें सबसे पहले चेक करनी चाहिए कि देखो, प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में 50% से ऊपर होनी चाहिए। अगर 50% से नीचे प्रमोटर होल्डिंग चली जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर जल्दी से बांधने के चक्कर में रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि भाई FII और DII की वजह से स्टॉक हमेशा ऊपर चलते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि प्रमोटर ही ऐसे होते हैं जो कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं। लेकिन अगर प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं तो भाई सोच सकते हो स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए। मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% है या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर वो एक भर भर के रिटर्न देता है, वो भी काफी लंबे टाइम तक। और देखा जाए तो जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे आपको फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और गिरावट भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। एक लेवल होता है FII और DII का। अगर मान लो FII और DII 15% या इससे ज्यादा लेवल को क्रॉस कर जाता है तो समझ लो वहां पे आपको बड़ा फ्लक्चुएशन भी मिलेगा और उस स्टॉक में गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होनी चाहिए और DII FII की होल्डिंग 15% से कम होनी चाहिए। एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। मोस्टली बंदे क्या देखते हैं कि भाई फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, भाई कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर दो चीजें ऐसी होती है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। सबसे पहला जो चीज होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट, ठीक है, भाई कंपनी ने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया वो अलग चीज है, लेकिन कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना है। ऑपरेशनल प्रॉफिट का मतलब है कि भाई कंपनी ने अपने दम के ऊपर कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। देखो, कंपनी के पास रेवेन्यू के काफी ज्यादा सोर्सेज होते हैं कि भाई मार्केट में इंटरेस्ट भी उठ के आता है, पॉलिसी वगैरह भी देते हैं, दूसरे स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कोई बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह में भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो काफी ज्यादा रेवेन्यू के सोर्स होते हैं। लेकिन कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है वही बताता है भाई कंपनी की एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या चल रही है, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। साथ में जो दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट को लेके कि भाई कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर वो एक सीमित दायरे में काम कर रही है, वो मार्केट में आखिर कितना एक्सपेंड कर रही है अपने बिजनेस को लेके। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले स्टॉक के अगर पिछले 5 साल के रिटर्न चेक करें तो भाई ये स्क्रीन पे आपके सामने स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की टर्म में। देखा जाए तो पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 37 या 38% तक एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इस स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना भर भर के आपको रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म का सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 5 साल का है, जहां पे स्टॉक ने 135% से ज्यादा का रिटर्न दिया। मतलब देखा जाए तो 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया स्टॉक ने। तो लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम अगर आप सर्च कर रहे हो तो स्टॉक को कम से कम आपको 1.5 या 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई पिछले साल यहाँ पे 50.67% प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो इस साल बढ़ के 51.13% हो गई है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग में एक इंक्रीमेंट हम देखने को मिल रहा है, एक तेजी हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें दो सबसे ज्यादा पैनिक
इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की, तो भाई DII और FII की अगर बात करें तो DII की होल्डिंग पिछले साल 19.69% थी, जो इस साल गिर के 15.34% हो गई है। और अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 14.31% थी, जो इस साल गिर के 13.45% हो गई है। तो देखा जाए तो ये रेशियो अभी भी फ्लक्चुएशन के लिए काफी ज्यादा है। इसी वजह से स्टॉक के अंदर जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। एक FII और DII का जो लेवल होना चाहिए वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 या 15% को क्रॉस करता है तो वहां पे आपको बड़े लेवल पे फ्लक्चुएशन या गिरावट देखने को मिल सकती है, और जितनी ज्यादा होल्डिंग रहेगी उतनी ज्यादा गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स की पिछले साल होल्डिंग 13.43% थी, जो इस साल बढ़ के 17.15% हो गई है। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का रेशियो काफी ज्यादा हेल्दी है स्टॉक के अंदर। अगर बात करें स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, तो देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पे जो देखो मैं डेटा दिखा रहा हूँ वो करोड़ों के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले साल दिसंबर 2023 में 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने, लेकिन दिसंबर 2024 तक आते आते रेवेन्यू काफी ज्यादा गिर गया, कंपनी का 285 करोड़ हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों की, तो कंपनी के खर्चे बढ़ के यहाँ पे 238 करोड़ हो गए, जो कि 2023 में 223 करोड़ थे। तो देखा जाए तो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जो हमें हमेशा देखना चाहिए वो होता है ऑपरेशनल प्रॉफिट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कंपनी ने अपने दम पे कितना प्रॉफिट गेन किया। तो यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उससे 41 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू 285 करोड़ है, जिसमें से 41 करोड़ तो रेवेन्यू सिर्फ इस कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट से है, बाकी जो रेवेन्यू है वो अदर सोर्सेज से है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, भाई कंपनी अपने दम पे 41 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी है। क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट भी है? पिछले साल अगर देखें तो 36 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ऑपरेशनल प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने, जो धीरे धीरे बढ़ के यहाँ पे 41 करोड़ तक पहुंच गया। तो देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ग्रोथ की है कंपनी ने। अगर बात करें कंपनी के रिजर्व की, तो कंपनी ने बुरे वक्त के लिए आखिर यहाँ पे कितना रिजर्व कर रखा है, तो भाई देखो यहाँ पे पिछले अगर 2020 की बात करें तो 438 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था कंपनी का, जो इस साल बढ़ के रिजर्व कंपनी ने 841 करोड़ कर दिया। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें कंपनी के टोटल खर्चों की, टोटल लायबिलिटीज की, तो भाई वो बढ़ के 1239 करोड़ हो गया है। ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट स्टॉक में हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेके, तो मार्केट में देखो मार्केट में इस कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2020 में 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इस साल तक बढ़ते बढ़ते इस कंपनी ने 44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज होती है। देखो कोई भी स्टॉक अगर लिमिटेड या सीमित दायरे तक अपना बिजनेस करता है तो वहां पे ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर कंपनी मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड करती है तो देर भले ही सही, लेकिन वहां पे कंपनी लंबे टाइम में एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके जरूर देती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो पे आए उनको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प मिले डिसीजन मेकिंग में। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन NRB बीरिंग स्टॉक के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और आपको स्टॉक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।